हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है वोल्टेज स्टेबिलिटी। जैसे इसका पहले हम लोग रॉड ट्रायंगल स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी के बारे में भी डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग वोल्टेज स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये वोल्टेज स्टेबिलिटी का समझने के लिए फ्रेंड्स पहले हमको एक पीवी कर्व है, जो हमारा पावर एंड वोल्टेज का बिहेवियर कैसे रहते हैं, इसका जो रिलेशन है वो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखेगा तो मैं एक सिंपल नेटवर्क है, नॉर्मल आपका सिस्टम है। इसमें एक जनरेटर या एक सोर्स मान लीजिए, इसमें एक ट्रांसमिशन लाइन है। इसका जो इम्पिडेंस है यार, ये आपको ये लाइन का इम्पिडेंस है और ये आपका लोड का जो इम्पिडेंस है। ठीक है, ये वी है आपका लोड वोल्टेज है और टर्मिनल वोल्टेज है, या नहीं है तो ई है आपका जनरेशन वोल्टेज है। इसका रिलेशन कैसे होगा फ्रेंड्स, अगर इसका वेक्टर डायग्राम अगर आप ड्रॉ करेगा तो अगर हम लोग एज्यूम करेंगे इसका वोल्टेज है, मतलब इसका जो लोड है यूनिटी पावर फैक्टर लोड है। ठीक है, तब इसका वोल्टेज और इसका लोड करंट है दोनों इन फेज में होगा। ठीक है, और उसका 90 डिग्रीज में, फॉर एग्जांपल लाइन में प्योरली रिएक्टेंस से हम लोग समझ लेंगे, ओनली लाइन में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ओनली रिएक्टेंस है। तब हमको इसका एग्जैक्ट 90 डिग्रीज में इसका जो इसका रिएक्टेंस ड्रॉप आएगा, ठीक है, वी वोल्टेज प्लस इसका जो रिएक्टेंस ड्रॉप, दैट इज इक्वल टू जनरेटेड वोल्टेज, राइट। सो वी प्लस आई इंटू एक्स, जो एक्सएल है जो लाइन वोल्टेज है, दैट इज इक्वल टू ए जी। ये दोनों को वेक्टोरियल सम अगर करेगा तो वोल्टेज आएगा, राइट। अभी अगर आप इसका वोल्टेज को, अगर वोल्टेज को आप चेंज कैसे करोगे, अगर इसका लोड चेंज होगा फॉर एग्जांपल, अब हम इसका बिहेवियर समझ लेंगे फ्रेंड्स। जनरली आपका लोड का पावर, इसका पावर कब चेंज होगा, इसका लोड जैसे करंट चेंज होगा, लोड चेंज होगा तो तब पावर चेंज होगा। जैसे इसका लोड का मेगावाट बढ़ रहा है, मतलब क्या है, इनडायरेक्टली इसका वोल्टेज इसका करंट बेसिकली बढ़ रहा है, राइट। वोल्टेज वोल्टेज का साथ करंट एक्चुअली बढ़ रहा है इसका, इसी वजह से आपका पावर बढ़ रहा है लोड का, राइट। लोड है फॉर एग्जाम्पल 10 मेगावाट या 20 मेगावाट हो गया, मतलब क्या है, पहले जो करंट है इससे डबल हो गया होगा आइडियली, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज हमको कांस्टेंट मेंटेन करना है। ओनली वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है, +- 5% ही अलाउड है। ठीक है, सो इसीलिए आपको ऑलमोस्ट टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट एज्यूम करेगा तो आइडियली क्या होता है, इसका करंट ही आपको डबल हो रहा है, अगर पावर इसका लोड पावर अगर डबल हो रहा है तो, राइट। सो अगर हम लोग वही केस हम लोग समझ लेंगे, इन केस इसका लोड करंट आप बढ़ा रहे तो तब आपको क्या होगा, ये वोल्टेज ड्रॉप इसका बढ़ जाएगा, इसका आई इंटू इस एक्सेल का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। सो इसका प्रोपोर्शनली इसका ये वोल्टेज भी बढ़ना चाहिए, राइट। सो अगर आप यूनिटी पावर फैक्टर में देखेगा तो नॉर्मली अप टू कुछ पर्टिकुलर पॉइंट तक ये ऑलमोस्ट सेम मेंटेन रहता है। ये आपका टर्मिनल वोल्टेज ऑलमोस्ट रेटेड वोल्टेज है, जो रेफरेंस या रेटेड वोल्टेज है उसी का आसपास मेंटेन हो रहा है, सॉरी फ्रेंड्स, ऐसे ही मेंटेन हो रहा है। लेकिन एक पॉइंट का बाद अगर आप समझेगा तो इसका जैसे ही जनरेटर का इसका ऑटोमेटिक एवीआर सिस्टम है जो भी है, जब तक ये सपोर्ट करेगा तब तक ये टर्मिनल वोल्टेज सेम ही मेंटेन करेगा। इसके बाद भी अगर फॉर एग्जांपल एवीआर सिस्टम भी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सोच लीजिए अगर एवीआर है इसके बाद करंट लिमिटर ऑपरेट हुआ, कोई भी केस में एक पर्टिकुलर पॉइंट का बाद अगर इसका ऊपर और आप लोड बढ़ाओगे, ठीक है, लोड बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये एडिशनल लोड को लेगा, लेकिन एडिशनल लोड को कैसे लेगा, ये वोल्टेज को ड्रॉप करके लेगा, एडिशनल करंट को लीड करेगा, वोल्टेज को ड्रॉप करके लेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज ऐसा पॉइंट आएगा, क्रिटिकल वोल्टेज आएगा, उस वोल्टेज का बाद और अगर आप इसका लोड में करंट बढ़ा रहे हो या पावर बढ़ा रहे हैं, इसका मेगावाट और बढ़ाने के लिए ट्राई करेगा, एक पर्टिकुलर वोल्टेज का बाद क्या होगा, आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। सो इस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वोल्टेज है। ठीक है, ये आपको बेसिकली पावर फैक्टर का साथ ये कर्व चेंज होगा। अगर आप लैगिंग में जाओगे तो आपको इस साइड जाएगा, लीडिंग में जाओगे तो इस साइड जाएगा, लेकिन इफेक्ट देखेगा तो सेम है।
ठीक है। सो ये है फ्रेंड्स, इसमें भी देख लीजिए नॉर्मली क्या होता है रीडिंग में, तो वोल्टेज नॉर्मल वोल्टेज से थोड़ा ज़्यादा ही मेंटेन होते हैं, इसीलिए अप टू इस क्रिटिकल पॉइंट तक आपका वोल्टेज मेंटेन हो रहे हैं, इसके बाद आपको वोल्टेज कोलैप्स हो रहे हैं। लैगिंग में क्या होते हैं, आपका नॉर्मल वोल्टेज से कम होते हैं, तो इसीलिए आपको वोल्टेज कम भी मिलेगा, लेकिन ये क्रिटिकल वोल्टेज के बाद वोल्टेज कोलैप्स हो जाएगा। सो इस कर्व के जो सेंटर पॉइंट, जो पॉइंट है, इसको अगर आप ड्रॉ करेगा तो इसको क्रिटिकल वोल्टेज कर्व बोलेगा। इस पॉइंट का बाद आपको कोई भी वोल्टेज अगर फर्दर ड्रॉप होगा, या नहीं तो इस पॉइंट का करस्पॉन्डिंग जो भी वोल्टेज है, पावर है, उस लोड पावर का ऊपर अगर 1 भी मेगावाट अगर आप ड्रॉ करने के लिए ट्राई करेगा तो वोल्टेज गिरना चालू हो जाएगा, आपका सिस्टम में अनस्टेबल हो जाएगा। सो इसी को हम लोग एक मान सकते हैं एक वोल्टेज स्टेबिलिटी कर्व जैसा। सो इस क्रिटिकल पॉइंट का पहले इस ऊपर का जोन जो भी है, ये स्टेबल ऑपरेटिंग जोन है वोल्टेज के लिए, और इसका नीचे का जो भी जोन है दैट इज अनस्टेबल ऑपरेटिंग रीजन है। ठीक है फ्रेंड्स। सो ये आपको बताता है पीवी कर्व है, पावर और वोल्टेज का रिलेशन है। ठीक है। हमारा दूसरा रिलेशन है क्यूवी, वोल्टेज और रिएक्टिव पावर का कैसे रिलेशन रहता है फ्रेंड्स, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस किया था। अगर हमारा सिस्टम में, फॉर एग्जांपल सिस्टम में आपका जो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई रिएक्टिव पावर है, ये डिमांड रिएक्टिव पावर है, या सप्लाई और डिमांड का रिएक्टिव पावर है, अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, तब आपका यहाँ वोल्टेज आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है। अगर आपका सप्लाई कम है डिमांड से, तब आपको यहाँ वोल्टेज कम मिलेगा। तो यही रिलेशन है, डायरेक्टली ये थोड़ा रिलेशन है उसका रिएक्टिव पावर और वोल्टेज का साथ। ठीक है। इसीलिए आपको ये पीवी कर्व एक बहुत ही इम्पोर्टेंट की इंडिकेटर है आपको, थोड़ा सा आपको वोल्टेज स्टेबिलिटी को समझने के लिए। ठीक है। सो अभी हम लोग देख लेंगे फ्रेंड्स वोल्टेज स्टेबिलिटी क्या होते हैं। ठीक है। वोल्टेज स्टेबिलिटी क्या होते हैं फ्रेंड्स। सो आप ऑलरेडी जैसे पहले डेफिनेशन समझ लिया था, रॉ ट्रायंगल स्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, ऐसे ही वोल्टेज स्टेबिलिटी है। सिंपल है, हमारा सिस्टम में जैसे पहले नॉर्मली इसका रेटेड वोल्टेज चल रहा है, रेटेड या स्पेसिफाइड नॉमिनल वोल्टेज है, इसका जो वोल्टेज है हमारा ±5% है। अगर पर यूनिट में बात करेगा तो नॉर्मल वोल्टेज इसका 1 पर यूनिट है, रेटेड वोल्टेज है, तो ये 0.95 रेटेड वोल्टेज से लेकर 1.05 वोल्टेज, मतलब लोअर एंड में 0.95 तक जा सकते हैं नॉर्मल वोल्टेज है, और हाइयर एंड में 1.05 वोल्टेज तक जा सकते हैं। इसका ऊपर अगर जाएगा तो वो ओवर वोल्टेज जैसे ही है, अगर 0.95 से नीचे जाएगा तो वो अंडर वोल्टेज जैसे ही है। ठीक है। हमको लोड को ऑपरेट करना है, लोड को हमको जो पावर क्वालिटी पैरामीटर में हम लोग बताते हैं ±5% ही वोल्टेज आपको अलाउड है, इसका जो स्ट्रिंजेंट है एकदम। ठीक है। सो इसीलिए आपको अगर ये ±5% का ऊपर कोई भी साइड अगर क्रॉस हो रहे हैं, तब आपको ये हमारा सिस्टम में बेसिकली क्या होगा, बाई प्रोटेक्शन का थ्रू आपको ट्रिप हो जाएगा सिस्टम। ठीक है। और इसकी वजह से सिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स, जैसे आपका लोड ट्रिप हो रहा है तो उसकी वजह से क्यूमुलेटिव इफेक्ट का वजह से आपको पूरा सिस्टम भी कोलैप्स होने का चांस है। राइट, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो ये है फ्रेंड्स। ठीक है। सो इनिशियली आपको रेटेड वोल्टेज पे चल रहे सिस्टम, और इस सिस्टम में कोई भी डिस्टरबेंस आया, ठीक है, डिस्टरबेंस जैसे मैं पहले बताया था, कोई भी डिस्टरबेंस वो आपको लार्ज डिस्टरबेंस हो जाने दे दो। लार्ज डिस्टरबेंस मतलब कोई भी सडनली एक जनरेटर आउट हो गया, नहीं तो सडन बहुत ज़्यादा लोड आउट हो गया, या नहीं तो कोई भी एक ट्रांसमिशन लाइन, मल्टीपल ट्रांसमिशन लाइन से या पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन में कोई एक लाइन ट्रिप हो गया, ठीक है, या नहीं तो सिस्टम में कोई भी फॉल्ट हो गया था, वो सब आपको लार्ज डिस्टरबेंस में आते हैं। स्मॉल डिस्टरबेंस भी हो सकते हैं, छोटा छोटा लोड में चेंज है, छोटा छोटा जनरेटर का पावर में चेंज है, वो सब में आपको स्मॉल डिस्टरबेंस हो सकते हैं। सो कोई भी डिस्टरबेंस है, अगर कोई भी डिस्टरबेंस आपको हुआ, डिस्टरबेंस होने का पहले आपको सिस्टम नॉर्मल चल रहे हैं, रेटेड वोल्टेज पे चल रहे हैं, और डिस्टरबेंस होने का बाद भी अगर वो पावर सिस्टम में हर एक बस पे आपको उतना ही वोल्टेज है जो रेटेड वोल्टेज, या नहीं है तो इसकी जो विद इन टॉलरेटेड लिमिट में
जैसे फ्रेंड्स आपको फॉर एग्जांपल सिस्टम में पहले आपको ये वोल्टेज पे चल रहे हैं, ठीक है, ये वोल्टेज पे आपको सिस्टम चल रहे हैं, यहाँ आपको डिस्टरबेंस हुआ सिस्टम में, ठीक है, डिस्टरबेंस हो गया तो ये डिस्टरबेंस जैसे जैसे नॉर्मल हो गया, इसके बाद डिस्टरबेंस क्लियर हो गया। एक बार डिस्टरबेंस क्लियर होने के बाद अगर आपका जो वोल्टेज है आपका जैसे पहले चल रहे हैं उसी वोल्टेज पे चलने दीजिए, या नहीं है तो +5% अपर रेंज में या -5% लोअर रेंज में, इसके अंदर अगर आपको एक स्टेडी वोल्टेज में आ रहे हैं तब आपको सिस्टम में स्टेबल है। अगर ये डिस्टरबेंस क्लियर होने के बाद अगर ये 5% का ऊपर या 5% के नीचे, अगर इसका ऊपर आपको बियॉन्ड रेंज में अगर इसका वोल्टेज चला जा रहा है या वोल्टेज कोलैप्स हो जा रहे हैं या वोल्टेज बहुत रेज हो रहे हैं, वो दोनों के केस में इसको बोलते हैं सिस्टम अनस्टेबल है, ठीक है। सो वोल्टेज अनस्टेबल बोलते हैं इसको वोल्टेज का। अगर आपको सिस्टम का वोल्टेज आपको जैसे पहले चल रहा है उसी वोल्टेज लेवल पे, या नहीं तो थोड़ा सा इसका रेंज में अगर आपको चल रहा है तो सिस्टम को वोल्टेज स्टेबल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, इसी को ये तो वोल्टेज स्टेबिलिटी डिपेंड करते हैं सेम जैसा फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी जैसा वोल्टेज स्टेबिलिटी डिपेंड करते हैं बेसिकली आपका सोर्स और डिमांड है, सप्लाई और डिमांड का बैलेंस का ऊपर डिपेंड करते हैं, जो रिएक्टिव पावर का बैलेंस है। जैसे बताया था मैं फ्रेंड, अगर सप्लाई और डिमांड का रिएक्टिव पावर बराबर है आपका सिस्टम का वोल्टेज आपको बराबर मिलेगा, हर जगह आपको सेम वोल्टेज मिलेगा, अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन आपका सप्लाई है आपको ज़्यादा है डिमांड से है तो आपको वोल्टेज हाइयर में जाएगा, सप्लाई कम है तो डिमांड से आपको लोअर में जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इन केस आपको पावर भी अगर ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे इस केस में आपको पावर का ही बता रहा हूँ मैं, पावर है जो रेटेड पावर है उससे अगर ज़्यादा ले रहे हैं तब भी आपको वोल्टेज फॉल होगा। सो बेसिकली ये आपको डिपेंड करते हैं आपका लोड और सप्लाई का जो डिमांड का इक्वल मेंटेन करने का पोजीशन को अगर डिस्टर्ब हो गया तो उसी का ऊपर डिपेंड करते हैं। सो अगर आपको लोड और डिमांड का मतलब आपको सप्लाई और डिमांड का बीच में अगर स्टेबिलिटी मतलब आपको बैलेंस है तब आपका वोल्टेज भी आपको स्टेबल होगा, अगर उसमें बैलेंस नहीं है तो आपका वोल्टेज अनस्टेबल होगा, ठीक है। जैसे बताया फ्रेंड्स, वोल्टेज इंस्टेबिलिटी मतलब आपको या आपको वोल्टेज पूरा कोलैप्स हो गया फॉल हो गया, नहीं तो वोल्टेज पूरा राइज हो गया, ठीक है। ये और दूसरा चीज़ है फ्रेंड्स, अगर आप वोल्टेज स्टेबिलिटी में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसा आप कोई भी रोटर एंगल स्टेबिलिटी ले लीजिए, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी ले लीजिए, वो हो सकते हैं पूरा पावर सिस्टम में इम्पैक्ट हो सकते हैं। लेकिन वोल्टेज स्टेबिलिटी है आपको हर एक लोड एरिया में डिपेंड करते हैं। ये वोल्टेज स्टेबिलिटी हो सकते हैं पावर सिस्टम में एक पर्टिकुलर लोड सेंटर है वहाँ हो रहा होगा वोल्टेज अनस्टेबिलिटी, लेकिन दूसरा जगह आपको वोल्टेज स्टेबिलिटी मिल सकते हैं, ठीक है। सो इसी वजह से वोल्टेज स्टेबिलिटी कभी भी आपको कोई भी एक पर्टिकुलर लोड साइड है जहाँ आपका लोड है वहीं पे ही आपको पूरा सिस्टम आपको स्विंग मार रहे हैं तब आपको समझ सकते हैं दैट इज़ वोल्टेज स्टेबिलिटी का वजह से। अगर वो जो पावर स्विंग से बेसिकली आपको ट्रांसमिशन लाइन में या नहीं है तो जनरेशन साइड अगर मार रहे हैं तो वो आपको रोटर एंगल स्टेबिलिटी का या नहीं है तो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी का इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन आपको ओनली कॉन्सेंट्रेटेड आपका लोड साइड ही आपको जो भी स्विंग्स हो रहे हैं तो दैट इज़ 100% है आपका वोल्टेज स्टेबिलिटी है, वोल्टेज स्टेबिलिटी का इश्यू है, ठीक है फ्रेंड्स। और वोल्टेज स्टेबिलिटी है जैसे पहले का ज़माने में वोल्टेज स्टेबिलिटी इतना क्रिटिकल नहीं है, लोग भी इतना बॉदर नहीं करते हैं, लेकिन आज की डेट में वोल्टेज स्टेबिलिटी भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसर्न हो गया है। क्योंकि इवन आप याद है तो फ्रेंड्स आपको 2012 में आपको जो नॉर्थन इंडिया में पूरा ग्रिड आउट हो गया वो इसी वजह से हो गया, वोल्टेज अनस्टेबिलिटी का वजह से ही हुआ उस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमारा क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, हमारा हर बार आप देखेगा तो इसका जो लोड साइड आपका डिमांड है कंटिन्यूसली आपका बढ़ रहा है, डे टू डे आपको मंथ टू मंथ ईयर टू ईयर आपका डिमांड बढ़ रहा है। इसकी प्रोपोर्शनली लोग जनरेशन बढ़ाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आप इसका जो ट्रांसमिशन का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेगा तो उसमें आपको कहीं पे भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहे हैं।
राइट। आपको डिमांड तो बढ़ रहे हैं, इसका थोड़ा सा बराबर में आपको जनरेशन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी आपको ट्रांसमिशन का इसका नेटवर्क में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा कहीं पे भी डेवलप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको इकोनॉमिक्स का चक्कर में आपको ऑलरेडी ट्रांसमिशन को थोड़ा एकदम मार्जिनल लेवल में, ओवर स्ट्रेस लेवल में आपको ट्रांसमिशन लाइन पे और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे लोड को चला रहे हैं। इसी का वजह से आपको क्या हो रहे हैं, जैसे पहले चलता था मार्जिन बहुत ज़्यादा था ट्रांसमिशन लाइन पे, आजकल आपको मार्जिन बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। इसी वजह से आपको लोड साइड है जितना भी आपको वोल्टेज अनस्टेबिलिटी इश्यू से बिकॉज ऑफ इसी वजह से हो रहे हैं। आपको जैसे पहले बताया था, अगर सप्लाई और डिमांड में आपको बराबर बैलेंस मिल रहे हैं, ठीक है, और आपको ट्रांसमिशन नेटवर्क का भी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट है, वो आपको कैरी कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेसिंग है, विदाउट एनी इसका लिमिट्स का बाहर नहीं होके, इसका जो रेटेड पावर एक्टिव रिएक्टिव पावर जो भी है उसके ऊपर अगर नहीं जा रहे, आपको मार्जिन लेकर चल रहे हैं, तो वोल्टेज स्टेबिलिटी का इश्यू बहुत ही रेयर है, आपको होने का चांस बहुत कम है। लेकिन आजकल इसी का वजह से आपको वोल्टेज स्टेबिलिटी इश्यू से ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, ये मेन रीज़न है वोल्टेज स्टेबिलिटी का। ठीक है फ्रेंड। सो इसीलिए जैसे बताया था मैं आपको, वोल्टेज स्टेबिलिटी में कोई एक पर्टिकुलर लोड एरिया का आपको लॉस हो जाएगा, उसकी वजह से बाकी भी ट्रांसफार्मर से फीडर से ये सब आपको ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। और वोल्टेज स्टेबिलिटी की वजह से जनरेटर्स का केस में भी लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म हो सकते हैं, उसमें आपको जनरेटर आपको स्विंग मार सकते हैं, आपको ट्रिपिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वोल्टेज स्टेबिलिटी में आप देखेगा तो रोटर एंगल स्टेबिलिटी जैसे पहले डिस्कस किया था, उसका वजह से भी आपको अंडर वोल्टेज हो सकते हैं, वोल्टेज स्टेबिलिटी का इश्यू आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, मैं आपको ये देख लीजिए, ये फॉर एग्जांपल दो जनरेटर या दो मिशन है, उसमें अगर रोटर एंगल स्टेबिलिटी हो रहा है तो तब क्या होगा, ये दोनों का बीच में जो एंगल है, इस मिशन और इस मिशन का जो एंगल है, इसमें डेल्टा क्या होता है, ये दोनों मिशन का रोटर एंगल ही डेल्टा होगा, ठीक है। ये दोनों रोटर का जो डिफरेंस एंगल है वही डेल्टा होगा, फिजिकल एंगल है। अगर फॉर एग्जांपल रोटर एंगल स्टेबिलिटी में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों के बीच में जो डेल्टा है आपको 180 डिग्रीज पहुंच गया, तब आपको क्या होगा, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज एग्जैक्टली आपको ऑपोजिट में मिलेगा 180 डिग्रीज में। तब आपको क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर आपको सिस्टम एकदम बैलेंस्ड है, इस साइड है, तो ये मिड पॉइंट पे आपको वोल्टेज जीरो होगा, क्योंकि ये 180 डिग्रीज डेल्टा मतलब क्या होगा, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज के बीच में 180 डिग्रीज मतलब इस मिड पॉइंट में आपको, लाइन का मिड पॉइंट में आपको वोल्टेज जीरो मिलेगा, ठीक है। तो उसके अगर उस जगह से अगर कोई टैपिंग है तो आपको उसमें आपको बिल्कुल वोल्टेज नहीं मिलेगा उस पर्टिकुलर सेक्शन को, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी आपको अगर फीड कर रहे हैं लोग, ठीक है, उसमें कोई भी अगर फीड कर रहे हैं तो उसको आपको तुरंत ट्रिप करना चाहिए प्रोटेक्शन से। अदरवाइज क्या होगा फ्रेंड्स, आपको अगर प्रोटेक्शन ऑपरेट नहीं हो रहे उस पर्टिकुलर एरिया में, अगर ज़्यादा देर तक छोड़ेगा और आपको कोई भी अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन से आप इसको ट्रिप नहीं किया, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ऑसिलेशंस मारेगा ये डेल्टा का साथ। अभी क्या होगा, डेल्टा 180 डिग्रीज पे आपको इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम यहाँ मिलेगा आपको, डेल्टा जैसे शिफ्ट होता है तो इसका वोल्टेज जीरो पॉइंट भी आपको शिफ्ट होगा इसमें, ठीक है। वोल्टेज जीरो पॉइंट ऐसे स्विंग होता रहेगा यहाँ यहाँ, ठीक है। 180 डिग्रीज में यहाँ मिलेगा वो जीरो वोल्टेज, और थोड़ा इस साइड मिलेगा, इस साइड में इसमें इस साइड मिलेगा। इसी वजह से बोल रहा था वोल्टेज स्विंग्स होते हैं आपको वोल्टेज स्टेबिलिटी इश्यू से, ठीक है। इसीलिए फ्रेंड, और दूसरा है, कभी भी आपको इस केस में आपको वोल्टेज स्टेबिलिटी इश्यू मतलब हम मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपको वोल्टेज फॉल इश्यू है, ठीक है। इस केस में आप देखेंगे तो इसमें बहुत केसेस में आपको इवन रोटर एंगल का स्टेबिलिटी में वो फाइनली आपको स्टेबल हो सकते हैं, लेकिन आपको इसका पहले वोल्टेज स्टेबिलिटी की वजह से पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं वोल्टेज कोलैप्स है,
ठीक है। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपको ये पर्टिकुलर आपको इवन डॉट ट्रायंगल का स्टेबिलिटी में आपको डेल्टा 180 डिग्रीज तक गया और थोड़ी देर के बाद आपको रॉट ट्रायंगल स्टेबिलिटी में वो स्टेबल निकल सकते हैं, डेल्टा एकदम स्टेबल में आ सकते हैं। लेकिन इसका पहले ही आपको वोल्टेज स्टेबिलिटी की वजह से पूरा वोल्टेज कोलैप्स हो जाएगा और सिस्टम पूरा बैठ जाएगा। वोल्टेज कोलैप्स मतलब क्या है फ्रेंड्स, हमको जैसा अंडर फ्रीक्वेंसी मतलब जैसा फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी में उसको स्टेबिलिटी करने के लिए क्या यूज़ होगा, अंडर फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन यूज़ होगा। ऐसे आपको वोल्टेज स्टेबिलिटी इश्यूज को कम करने के लिए जैसा वोल्टेज आपको ड्रॉप होता है तो आपको सिस्टम में लोड है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन से आपको सेटिंग होगा, लोड सेटिंग। इसको हम बोलते हैं अंडर वोल्टेज लोड सेटिंग बोलते हैं। जैसा आप क्यूमुलेटिव हो, जैसे जैसा होता जाता है तो आपको पूरा सिस्टम कोलैप्स ही हो जा रहा है। इवन इसके बाद आपको रॉ ट्रायंगल स्टेबिलिटी बाद में हो भी रहे तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम मोस्ट ऑफ द सिस्टम आपको आउट हो गया और कोलैप्स हो गया। ठीक है। तो इसी वजह से जो भी बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो वोल्टेज इंस्टेबिलिटी के बाद, ठीक है, वोल्टेज इंस्टेबिलिटी के बाद बहुत जगह आपको पूरा सिस्टम का ब्लैकआउट मिल सकते हैं, या नहीं तो बहुत पार्ट ऑफ द सिस्टम है, लोड ऑफ द सिस्टम है आपको ऑलरेडी निकल गया होगा। ठीक है। सो मैं आपको जैसे बताया फ्रेंड्स, वोल्टेज स्टेबिलिटी का इंस्टेबिलिटी का जो मेन रीज़न है, ड्राइविंग फोर्स है बेसिकली आपका, मेन रीज़न है आपको जो ट्रांसमिशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इसका वो सफिशिएंटली आपको बढ़ नहीं रहे, एनहेंस नहीं कर रहे आपको, जैसे डिमांड बढ़ने की वजह से। और इसका जो पावर एक्ट, इसका जनरेशन और डिमांड के बीच में इसका जो गैप है उसकी वजह से। और दूसरा जो बाकी रीज़न से फ्रेंड, जैसे आप देखेगा तो हमारा लोड साइड है, मोस्ट ऑफ द लोड से इंडक्टिव लोड से। इंडक्टिव लोड्स में क्या है, इंडक्शन मोटर से 90% ऑफ द लोड से आपका मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आपको इंडक्शन मोटर्स रहेगा आपको। ठीक है। और ट्रांसफॉर्मर्स विथ टैप चेंजेस रहेगा। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कभी भी आपको सिस्टम में जैसा आपको ऑलरेडी अंडर वोल्टेज हो रहे हैं, जो कोई डिस्टर्बेंस आया, फॉर एग्जांपल सिस्टम में कोई एक डिस्टर्बेंस आया, उसकी वजह से अंडर वोल्टेज आया, लेकिन जैसे ही डिस्टर्बेंस क्लियर हो गया तो इसके बाद ये सिस्टम में क्या होगा, इतना सारे इंडक्शन मोटर्स का वजह से एक साथ सारे इंडक्शन मोटर्स दोबारा स्टार्ट होगा, उसकी वजह से ह्यूज इंडस करंट होगा, उसकी वजह से दोबारा सिस्टम में एक वोल्टेज डिप होगा, वोल्टेज स्टेबिलिटी इश्यूज आएगा। इसमें आपको क्यूमुलेटिव है। ठीक है। इसकी वजह से दोबारा वोल्टेज पूरा स्विंग्स होगा। ठीक है। उसकी वजह से आपको पूरा सिस्टम आपको फर्दर वोल्टेज ड्रॉप हो सकते हैं। ठीक है। इसको आपको जैसे ही वोल्टेज डिस्टर्बेंस क्लियर होने के बाद आपको सिस्टम रिस्टोरेशन का टाइम पे, जो कंट्रोल एक्शन करने का टाइम पे आपको ये सब लोड्स का वजह से आपको वोल्ट सिस्टम में इतना स्ट्रेस आएगा, रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट आएगा तुरंत आपको। जैसे ही आपको डिस्टर्बेंस क्लियर होने के बाद इतना इंडक्टिव लोड्स का वजह से आपको रिएक्टिव पावर डिमांड बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन आपको रिएक्टिव सप्लाई उतना ही है। सो ऑब्वियसली आपका सिस्टम में वोल्टेज डिप आएगा और ये आपको और एग्रीगेट कर देगा वोल्टेज डिप को। ठीक है फ्रेंड्स। सो ये आपको मेन है। ठीक है। जैसे आपको बताया फ्रेंड्स, दूसरा और मेजर फैक्टर्स है जो वोल्टेज इंस्टेबिलिटी का, जैसा आपको इस केस में आपको जैसा रिएक्टिव पावर बहुत डिमांड, रिएक्टिव पावर का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो क्या होगा आपका, जैसा उस केस में आपको, या नहीं है तो लोड ज़्यादा का केस में आपको जो आपका ट्रांसमिशन सिस्टम में, जो इसमें आपको करंट और बढ़ जाएगा। जैसे आपको इंडक्टिव मोटर से सब करंट खींच रहे हैं तो आपको इस सिस्टम में भी जो इंडक्टिव ड्रॉप से, जो भी ट्रांसमिशन लाइन है बीच में ट्रांसफार्मर से या इंडक्टर से, जो भी आपको कंपनसेशन के लिए, सीरीज या कंपनसेशन के लिए जो भी लगाया, उसकी वजह से जो ड्रॉप है और बढ़ जाएगा। राइट। वो वोल्टेज ड्रॉप का वजह से क्या होगा, ठीक है फ्रेंड, आपको एक्टिव और रिएक्टिव पावर, तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है, जो जो भी सिस्टम में एडिशनल एक्टिव रिएक्टिव पावर फ्लो का वजह से आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस से नेटवर्क का जो रिएक्टेंस, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी एक मेन कंट्रीब्यूट करते हैं आपको, ये इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आपको मेन कंट्रीब्यूट करते हैं वोल्टेज इंस्टेबिलिटी के लिए। ठीक है। सो और दूसरा मेन रीज़न है फ्रेंड्स, आपको एक है इसका वोल्टेज ड्रॉप है,
दूसरा है आपको इंडक्शन मोटर्स का जो लोड साइड है। तीसरा आपका प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, अगर आपका जनरेटर का साइड जैसे आपको वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो आपका जनरेटर भी क्या होगा, जनरेटर का एवीआर आपको वोल्टेज को और बूस्ट करना चाहिए सो दैट यहाँ टर्मिनल वोल्टेज आपको मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर आपका जनरेटर कितना तक मेंटेन करेगा, आपको जब तक ये फील्ड करंट लिमिटर तक जाएगा नहीं है तब तक, ठीक है। अगर आपका जनरेटर से फील्ड करंट या नहीं है तो इसका आर्मेचर करंट का कैपेबिलिटी लिमिट तक पहुंच गया, तब भी आपको वोल्टेज इंस्टेबिलिटी को और एग्रीगेट करेगा, वो सब आपको वोल्टेज इंस्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको वोल्टेज स्टेबिलिटी है, डिस्टरबेंस मतलब वोल्टेज स्टेबिलिटी है डिस्टरबेंस क्रिएट होने के बाद है इसका जो रिएक्टिव पावर बियॉन्ड सस्टेन कैपेसिटी है, इसका ऊपर जाने की वजह से, क्योंकि इसीलिए आपका जनरेशन और डिमांड के बीच में अगर रिएक्टिव पावर का बैलेंस है, डिस्टरबेंस होने के बाद इमीडिएटली जो इसका इंडक्टिव लोड का वजह से, जो भी इंडक्शन मोटर्स का वजह से, ट्रांसफार्मर का जो इंडस है जैसे ही डिस्टरबेंस क्रिएट होने के बाद आपको उस टाइम पे भी अगर आपको जनरेशन और डिमांड का रिएक्टिव पावर अगर बैलेंस हो गया तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन वो होना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए आपको वोल्टेज स्टेबिलिटी बहुत ही एक मेजर कंसर्न है अभी, ठीक है। वोल्टेज स्टेबिलिटी हर बार वोल्टेज कोलैप्स नहीं हो सकते, जैसे मैं आपको बताया था पहले, ये वोल्टेज राइज का केस में भी हो सकते हैं, ठीक है, वोल्टेज राइज भी हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे पहले बताया था हम लोग, वोल्टेज स्टेबिलिटी आपको बेस्ड ऑन डिस्टरबेंस है। अगर ये डिस्टरबेंस आपको लार्ज डिस्टरबेंस है, लार्ज डिस्टरबेंस मतलब आपको सडन कोई जनरेटर ट्रिप हो गया, सडनली कोई एक लोड पूरा निकल गया था, या नहीं तो कोई एक पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन में कोई एक लाइन कट गया, या नहीं तो कहीं पे फॉल्ट हो गया, थ्री फेस फॉल्ट है, सिंगल फेस फॉल्ट है, कोई बड़ा फॉल्ट हो गया, वो सब अगर डिस्टरबेंस बहुत बड़ा डिस्टरबेंस है, लार्ज डिस्टरबेंस है, तब इसकी वजह से वो डिस्टरबेंस आपको जैसे ही क्लियर हो गया, इसके बाद अगर आपका वोल्टेज स्टेबल है तो उसका जो स्टेबिलिटी एनालिसिस है उसको हम बोलते हैं लार्ज डिस्टरबेंस वोल्टेज स्टेबिलिटी बोलते हैं। अगर स्मॉल डिस्टरबेंसेस में इसके बाद आपको स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो इसको हम लोग स्मॉल डिस्टरबेंस स्टेबिलिटी बोलते हैं। ऐसा आपको जो टाइम है, जो वोल्टेज है, जितना देर के लिए इसका स्टेबिलिटी इसका स्विंग होते हैं, उसका जो टाइम है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको लॉन्ग टर्म वोल्टेज स्टेबिलिटी या नहीं तो शॉर्ट टर्म वोल्टेज स्टेबिलिटी बोलते हैं। हम एक एक देख लेंगे। जैसा लार्ज डिस्टर्बेंस में आपको बताया था, सडन आपको जो मेजर डिस्टर्बेंस होता है इसके बाद आपको जो होगा उसको हम लोग लार्ज डिस्टर्बेंस बोलते हैं। उसको आपको एनालाइज करने के लिए आपको आपको नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा और सिस्टम का बैलेंस देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो स्टडी पीरियड है जनरली फ्यू सेकंड से लेकर मिनट्स तक, अप टू 10 मिनट्स तक भी हो सकते हैं, लार्ज डिस्टर्बेंस वोल्टेज स्टेबिलिटी है, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है, इसमें जो स्विंग्स है आपको बहुत बड़ा होगा और सिस्टम रिस्टोर होने में भी टाइम लगेगा इसमें। दूसरा आपको स्मॉल डिस्टर्बेंस है। स्मॉल डिस्टर्बेंस में आपको छोटा छोटा इंक्रीमेंटल लोड्स में आपको जो वोल्टेज स्टेबिलिटी कैसे है उसको है, ठीक है। इसको भी आपको टाइम फ्रेम में आप देखेगा तो ये सेकंड्स में रहेगा, ठीक है, ये सेकंड्स में रहेगा। अगर टाइम फ्रेम के हिसाब से आप डिवाइड करेगा तो शॉर्ट टाइम वोल्टेज स्टेबिलिटी हो सकती है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म वोल्टेज स्टेबिलिटी क्या है, जैसे आपको बहुत छोटा छोटा इंडक्शन मोटर्स है, वो स्टार्ट हो रहे हैं, वो स्टार्ट हो रहे हैं तो उस टाइम पे जो भी आपको एक्स्ट्रा इंडस करंट खींच रहे हैं, उस इंडस करंट का वजह से जो भी वोल्टेज आपको ड्रॉप हो रहे हैं, इसके बाद जैसे रेज हो रहे हैं, नॉर्मल हो रहे हैं, उसको हम लोग शॉर्ट टर्म वोल्टेज स्टेबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म ही है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टाइम है जितना है आपको अप टू 2 सेकंड से या 5 सेकंड से, उसके अंदर ही आपको, या अप टू 10 सेकंड से मैक्सिमम आपका इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद वोल्टेज रिकवरी हो जाएगा, ठीक है। या नहीं तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड रोड से, मतलब आपको कोई भी आपको स्टैटिक स्विच है या नहीं तो कोई भी स्विच बेस्ड लोड से, उसमें भी आपको जल्दी हो जाएगा, लेकिन जो वोल्टेज डिस्टर्बेंस होगा आपको स्मॉल ड्यूरेशन के लिए होगा, ठीक है। उस केस में अगर इसको एनालिसिस करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म वोल्टेज स्टेबिलिटी है, ठीक है। उसको डायनेमिक मॉडलिंग के हिसाब से इसको हम लोग इसको स्टेबिलिटी का एनालिसिस करते हैं। दूसरा आपको लॉन्ग टर्म वोल्टेज स्टेबिलिटी है। लॉन्ग टर्म वोल्टेज स्टेबिलिटी है आपको जिस केस में आपको ट्रांसफार्मर का टैप चेंजर से, या नहीं तो थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल लोड से, या नहीं तो जनरेटर ऑलरेडी करंट लिमिट पे चला गया, ठीक है, उस केस में आपको सेकंड से मिनट्स तक आपको वोल्टेज है ये स्टेबिलिटी इश्यूज होगा,
ठीक है। उस केस को हम लोग लॉन्ग टर्म वोल्टेज स्टेबिलिटी में हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है। इसमें आपको इंस्टेबिलिटी है ड्यू टू लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम की वजह से होगा। ठीक है। लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा देर ऐसे रहने की वजह से आपको वोल्टेज इंस्टेबिलिटी हो सकते हैं। ठीक है। रिस्टोरेशन ऑफ लोड्स बियॉन्ड द सप्लाई कैपेसिटी है। अगर आपको हो सकते हैं तो मतलब सप्लाई कैपेसिटी का बियॉन्ड अगर इसका कोई भी आपको रिएक्टिव पावर डिमांड हो गया है तो आपको लोड सेटिंग करके करके, मतलब लोड सेटिंग कैसे करेंगे, अंडर वोल्टेज लोड सेटिंग करके करके इसका एक इक्विलिब्रियम आपको अंडर वोल्टेज लोड सेटिंग करके हमको क्या कर रहे हैं हम लोग, जो जनरेशन का रिएक्टिव पावर है उसको मैच करेंगे सो दैट आपको एटलीस्ट जितना जनरेशन के रिएक्टिव पावर है उतना बराबर का रोड का हम लोग एटलीस्ट कैटर कर सकते हैं, जो रेस्ट ऑफ द नॉन क्रिटिकल सिस्टम को आप इससे अवॉइड, मतलब आपको ट्रिपिंग कर सकते हैं, लोड सेट कर सकते हैं। उसका हम लोग स्टेडी स्टेट या क्वासी स्टेडी स्टेट एनालिसिस से हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है। और वोल्टेज स्टेबिलिटी को हम लोग इम्प्रूव करने के लिए फ्रेंड्स हमको जो रिएक्टिव और कंपनसेशन है, जो भी आपको सीरीज कंपनसेशन है वह संट कंपनसेशन, जो भी सीरीज इंडक्टर संट इंडक्टर यानी ये तो जो भी आपको एसवीसी बेस्ड है, स्टैटिक बेस्ड है, जो भी वो सबसे हम लोग वोल्टेज स्टेबिलिटी को सिस्टम में आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो ये आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स। थैंक